हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। संबंध। संबंध को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है किन्हीं भी दो समुच्चयों को मानेंगे जो कैसे हों, अरिक्त हों, यानी वो इम्पिटी सेट नहीं हो। ऐसे हम दो समुच्चय यहाँ पे लेंगे। तो मान लेते हैं, माना हमारे पास एक सेट ए जो है वो है 1, 2 एंड 3 और दूसरा जो सेट है बी वो है 4, 5 एंड 6। अब संबंध पढ़ने से पहले हम कक्षा 11 के अनुसार इन दोनों समुच्चयों का जो है वो कार्तीय गुणन करते हैं। तो इन दोनों समुच्चयों का जब हम कार्तीय गुणन करेंगे अर्थात ए क्रॉस बी, देन देखिए 1, 2, 3 क्रॉस 4, 5, 6। ठीक है, देन हमारा जो रिजल्ट होगा ए क्रॉस बी वो हमारे पास क्या आने वाला है। सबसे पहले 1 का इन सभी के साथ 1 by 1 एक एक करके पेयर बनाएंगे। तो 1, 4, 1, 5, 1, 6। देन 2 का इन सभी के साथ पेयर बनाओ। 2, 4, 2, 5, 2, 6। देन 3 का 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये हमारे पास समुच्चय ए व समुच्चय बी के अवयवों का कार्तीय गुणन अर्थात ए क्रॉस बी आ चुका है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो समुच्चय हमने ए व बी लिया है उससे बनने वाले संबंधों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने प्रकार के जो संबंध हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेट जो ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो है 3। वह जो सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो भी कितने, 3। तो यहाँ पे जो टोटल यानी कुल संभव संबंध जो बन सकते हैं उनकी संख्या हम पहले देख लेते हैं कितनी होगी। तो लिख देते हैं हिंदी में, कुल संभव संबंधों की संख्या, दो की संख्या। ठीक है, अगर कुल संभव संबंधों की संख्या को हम NR से दर्शाएं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो होंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये हमारे कुल संभव संबंधों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि भाई संबंध होता क्या है, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, संबंध को समझने के लिए कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हमने ले लिए, फिर हमने उनका कार्तीय गुणन बना लिया और उससे सीख लिया कि भाई कार्तीय गुणन बनाने के पश्चात
कि भाई ये जो हमने सेट लिए हैं इनसे कुल संभव संबंधों की संख्या कितनी होगी, जो ये होगी। तो आगे इसको हल करते हैं और देखते हैं यहाँ से कितने कुल संभव संबंध बन सकते हैं। तो यहाँ से जो कुल संभव संबंध जो बनने वाले हैं उनके बारे में, तो एन आर इससे बन जाएंगे 2 एंड फर्स्ट जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 और सेकंड में भी कितने 3, अर्थात ये हो गया 2 की पावर 9। तो इससे कुल संभव संबंधों की संख्या जो बनने वाले संभव संबंध है वो 2 की घात 9 है, जो बहुत अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई वास्तव में संबंध होता क्या है। तो स्टूडेंट जो संबंध जो है, संबंध जो है आर वो उप समुच्चय होगा किसका, संबंध जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ कार्तीय गुणन का। ठीक है, अब या संबंध जो है वो इक्वल हो सकता है किसके, ए क्रॉस बी के। देन ये संबंध का हो गया डेफिनेशन कि भाई आपको कोई पूछे कि संबंध क्या होता है, तो संबंध हमेशा जो है उपसमुच्चय होता है किसका, दिए गए समुच्चयों के कार्तीय गुणन का। चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो ए व बी है, तो हमने क्या लिखा कि संबंध जो है वो समुच्चय ए व बी के अवयवों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय या उसके बराबर भी हो सकता है। बराबर होने का मतलब अगर हमने ए क्रॉस बी किया, ठीक है, सेट ए व सेट बी के अवयवों का कार्तीय गुणन किया, देन हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये है, तो ये भी एक संबंध हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाया, यानी समतुल्य का चिन्ह लगाया, समान का चिन्ह लगाया कि संबंध जो है वो दिए गए समुच्चय के कार्तीय गुणन के बराबर भी हो सकता है या उसका उपसमुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई संबंध जो है उसको हम दर्शाएंगे भी। आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर संबंध को 2 प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। फर्स्ट समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चनों में, दूसरा रोस्टर रूप में। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई समुच्चय निर्माण रूप में तो कैसे लिखेंगे और रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। बाकी समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप आपने कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी है, फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कक्षा 12 के स्तर पर एनसीईआरटी में जो भी आप संबंधों का अध्ययन करेंगे उसमें आप उन संबंधों का अध्ययन करेंगे जो स्वयं से स्वयं में परिभाषित हो। ठीक है, इसका भी मैं अर्थ आपको आगे बता देता हूं कि स्वयं से स्वयं में परिभाषित होने का क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट एक संबंध जो आर है वो इस प्रकार है, ये जो मैंने 2 चिन्ह लगाए ऐसे, इसको आप या तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं सच दैट, और हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक है, सच दैट या इस प्रकार। तो एक संबंध जो है आर, ठीक है, वो इस प्रकार है, कैसे कि वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। अब समुच्चय ए हमारे पास है और बी भी हमारे पास है, तो सबसे पहले हम सेट ए बना लेते हैं। तो सेट ए मैंने बनाया 1 2 एंड 3। दूसरा जो संबंध बी है, दूसरा जो समुच्चय बी है वो हमारे पास है 4 5 6। तो यहां पे मैं बना लेता हूं 4 5 और 6। ठीक है, संबंध जो है हमारा समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तो इस प्रकार एरो हम लगा देंगे। अब इस समुच्चय ए व बी के जो अवयव हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं वो मैं दर्शाता हूं। मान लीजिए एक का जो संबंध है वो है
4 से, 2 का हुआ है 5 से, और 3 का है हुआ है 6 से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कक्षा 11 के स्तर पे आप लोग पहले ही समुच्चय जो प्रश्नावली है वो पढ़ चुके हैं, और समुच्चय प्रश्नावली में बाकायदा लिखा है कि इस प्रश्नावली का उपयोग आप आगामी कक्षाओं में, कक्षा 12 में, कक्षा जब 11 में थे आप तो लिखा था आगामी कक्षाओं में संबंध, फलन, इन प्रश्नावलियों में इसका इस्तेमाल होगा, और हमने आपको भली भांति बताया भी है। तो देखिए पहला इस आलेख को हम कैसे देख सकते हैं, इसको है ना, ये जो संबंध हमने दर्शाया यहाँ पे, आलेख बोल दीजिए या संबंध बोल दीजिए, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक रोस्टर रूप में, तो पहला मैं यहाँ रोस्टर रूप में लिखता हूं, रोस्टर रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप के अंदर अगर मैं इस संबंध को लिखता हूं तो किस प्रकार लिखूंगा, तो देखिए 1 का कनेक्शन किससे, 4 से, तो 1 का पेयर बनाऊंगा 4 के साथ। 2 किससे कनेक्टेड है, 5 से, तो 2 का पेयर बनेगा 5 के साथ। और 3 किससे कनेक्टेड है, 6 से, 3,6। ठीक है, तो रोस्टर रूप में जो है संबंध को किस प्रकार लिखा जाता है, पेयर्स के रूप में, अर्थात युग्म के रूप में। लेकिन किसका किसके साथ युग्म बनेगा, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा। ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी से होगा, अर्थात जिस संबंध से जिसमें परिभाषित है, जिसमें ए से बी में परिभाषित है, तो बी के जो एलिमेंट है वो पेयर में सेकंड नंबर पे आने हैं, और एक एलिमेंट पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे आने हैं। ठीक है, सभी पेयर्स को आपको पृथक पृथक करना है कोष्टक से, और संबंध हो चाहे समुच्चय हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कि उसको हमेशा मंझले कोष्टक में लिखना है, जो हमने लिखा है। अब अगर हम लोग मान लें कि समुच्चय ए के जो सारे अवयव हैं, समुच्चय ए के जो सारे अवयव हैं उनको हम स्मॉल x से दर्शा दें, और समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम स्मॉल y से दर्शा दें, तो हमारे पास एक विधि और है जिसको हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि जो R है, संबंध R, वो किस प्रकार है। क्योंकि यहाँ पे रोस्टर रूप में हमने संबंध के जो युग्म बने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम युग्म बनाएंगे, और हमने समुच्चय A जो है उसके सभी अवयवों को एक साथ किससे दर्शाया, स्मॉल x से। तो हम यहाँ लिखेंगे x, और फर्स्ट जो एलिमेंट है वो समुच्चय A से ही होगा, मैंने आपको बताया। सेकंड जो एलिमेंट है वो समुच्चय B से होगा, और उसको हमने यहाँ पे किससे दर्शाया, स्मॉल y से। तो हम यहाँ लिखेंगे x, y इस प्रकार है, लिख दिया भाई यहाँ पे इस प्रकार है। अब भाई है किस प्रकार, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे कि समुच्चय B का जो प्रत्येक एलिमेंट है, समुच्चय B का, अर्थात ये बोल दीजिए कि Y का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो X से कितना अधिक है, देखिए 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यहां पे लिख दीजिए Y इज इक्वल्स टू X प्लस 3। चेक कर लीजिए, अगर X का 1 हो तो Y का ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, X का 2 है तो Y का ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, X का 3 है तो Y का ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा, x, y इस प्रकार है। किस प्रकार है कि y जो है वो x प्लस 3 है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक बात और लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे एक साइन और मेंशन कर देता हूँ, जिसको आप क्या पढ़ोगे, ये साइन में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। आपने कक्षा 11 में इसको पढ़ा भी है, जहाँ हिंदी में आप बोलते थे इसको, जहाँ पढ़ते थे, या वेयर, वेयर। ठीक है, तो जहां पर जो है स्मॉल x
किससे संबंधित है? सेट ए से। ठीक है भाई, स्मॉल एक्स जो है संबंधित है किससे? सेट ए से। और स्मॉल वाई जो है वो संबंधित है किससे? सेट बी से संबंधित है। तो ये जो हमने लिखा है इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलेंगे संबंधित है। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को कक्षा जो 12 है उसमें चैप्टर 1.1 में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 लैंग्वेज में यानी 2 भाषाओं में लिखे होंगे। या तो क्वेश्चन आपको रोस्टर रूप में गिवन होगा या समुच्चय निर्माण रूप में। तो दोनों के दोनों रूप आपको बताएं, हमने क्लियर किए। ठीक है, फिर से एकदम से इस सारी चीज को हम 1 बाय 1 करके रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट समय में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संबंध। तो स्टूडेंट, संबंध को पढ़ने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या नहीं हो? शून्य ना हो। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मेरे पास मान लीजिए सपोज कि एक सेट P है, एक सेट P है, वो कंप्लीटली ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है, तो वो होगा रिक्त। वो क्या होगा? रिक्त। देन मैं इस स्थिति में लिख सकता हूं P = 5। तो वो रिक्त नहीं होना चाहिए, और जो रिक्त नहीं है वो क्या है? अरिक्त। तो हमने यहाँ पे 2 अरिक्त समुच्चय माने हैं, एक ए व बी। एक को हमने 1 2 3 और बी को जो हमने 4 5 6 मान ली। सबसे पहले हमने इनका क्या किया? यहाँ पे कार्तीय गुणन बनाया। तो कार्तीय गुणन हमने बनाया, फिर हमने सीखा कि संबंध के अंदर यहाँ पे कार्तीय गुणन बनाने के पश्चात कुल कितने पॉसिबल संभव संबंध है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, कुल संभव संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर Na क्रॉस Nb। तो टोटल इन दोनों सेट से हमारे पास जो संभव संबंधों की संख्या आई वो आई 2 की घात n। लेकिन अभी तक हमारी जो संबंध की डेफिनेशन है वो तो भाई क्लियर हुई नहीं ना। तो वो देखिए, तो संबंध का वास्तविक डेफिनेशन क्या है कि भाई संबंध जो है दिए गए समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है या उसके बराबर हो सकता है। ये आपकी रियल डेफिनेशन है। दिए गए संबंध से अभिप्राय ये कि आपको जो संबंध दे रखे हैं, दिए गए समुच्चय से ये अभिप्राय है कि आपको जो समुच्चय कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है या बी दे रखा है, उनका कार्तीय गुणन करना है। ठीक है, अगर आपको ए की समुच्चय दे रखा हो और बोला हो कि संबंध ए से ए में परिभाषित है, तो ए का ए के साथ आपको कार्तीय गुणन बनाना है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो संबंध है वो दिए गए समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय या उसके बराबर होता है। फिर कक्षा 11 में हमने पढ़ा है कि भाई समुच्चय को कितने रूप में लिखा जा सकता है? 2 रूप में, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप में। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी तक हमने कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ा, खाली एक डेफिनेशन संबंध का है वो नया पढ़ा है, बाकी सारा का सारा कक्षा 11 से लिंक है। अब मैं कक्षा 12 के स्तर पर जो हम बातें करते हैं कि भाई जो कक्षा 12 के स्तर पर हम बात करते हैं कि कक्षा 12 में हम उन संबंधों की मोस्टली बात करेंगे जो संबंध स्वयं से स्वयं में परिभाषित हैं। तो वो मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ संबंध कि भाई स्वयं से स्वयं में परिभाषित होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक संबंध को हम रिलेशन कहते हैं, इसलिए हम संबंध को आर से लिख रहे हैं कि मेरे पास एक रिलेशन आर जो है वो इस प्रकार है। ठीक है, कि वो हमारे पास समुच्चय ए से ए में परिभाषित है। ठीक है, ए से ए में परिभाषित है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ए टू ए, इस प्रकार लिखूंगा कि वो स्वयं से स्वयं में परिभाषित है। तो बोला सर अब क्या होगा? तो अब कुछ नहीं होगा, इसको रफ कर देते हैं थोड़े समय के लिए और हम देखिए देन खुद का खुद के साथ कार्तीय गुणन बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां पे बी के स्थान पे आ जाएगा ए। अब हमारे पास जब सेट ही एक है भाई, ठीक है,
और संबंध जो है सेट ए से ए में परिभाषित है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक का एक के साथ कार्तीय गुणन बन जाएगा। ठीक है, ए का बन जाएगा कार्तीय गुणन ए के साथ। तो पेयर्स बनेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, इस स्थिति में संबंध की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि संबंध जो आर है वो उपसमुच्चय होगा किसका, समुच्चय ए का ए के साथ कार्तीय गुणन का। संबंध जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका, समुच्चय ए के अवयवों का, समुच्चय ए के अवयवों के साथ कार्तीय गुणन का। यह संबंध बराबर भी हो सकता है किसके, ए क्रॉस ए के। ये संबंध का डेफिनेशन हो गया भैया। ठीक है, अब यहां पर जो टोटल संभव संबंधों की संख्या है वो तो एज इट इज ही रहनी है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे कितने रहने देख लीजिए, वो ही रहने 2 की पावर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 और अगले में कितने 3, तो 2 की पावर 9 ही संभव संबंधों की संख्या यहाँ रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 12 में आपके जिन भी संबंधों की बात कर रहा है मोस्टली वो स्वयं से स्वयं में परिभाषित है। स्वयं से स्वयं में परिभाषित होने का मतलब है वो ए टू ए, बी टू बी, पी टू पी ऐसे परिभाषित हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक अन्य संबंध और लिखता हूँ। मान लीजिए ये अपना सेट है ए और इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये है अपना सेट बी, इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक, सेट ये भी ए है अपना। तो जो संबंध है वो ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। और मैं यहाँ पे एक रिलेशन बनाता हूँ कि मान लीजिए एक का संबंध जो है वो 2 से है और एक का संबंध जो है वो 3 से है। 2 का जो संबंध है वो 3 से है। ठीक, अब मैं इसको 2 रूप में लिख सकता हूं, आपको पता ही है। फर्स्ट जो है वो है रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में इस संबंध को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए कि एक किसके साथ कनेक्टेड है 2 के, वह एक किसके साथ 3 के। तो लिख दीजिए यहाँ पे पेयर्स कि 1 जो है 2 के साथ कनेक्टेड है और 1 किसके साथ कनेक्टेड है 3 के साथ। 2 किसके साथ है 3 के, तो लिख दीजिए यहाँ कि 2 का कनेक्शन है किससे 3 से। और ये अपना एक संबंध है जिसको हमने लिखा है रोस्टर रूप में। दूसरा हमारे पास है समुच्चय निर्माण रूप। संबंध को दर्शाने का तरीका समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे कि संबंध आर। तो यहां पे मान लीजिए कि सेट ए के जो एलिमेंट है इधर वाले, इनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो सेट ए है उसके एलिमेंट को हम मान लेते हैं वाई है। ठीक, और फिर एक्स और वाई में संबंध क्या है, तो देखिए कि वाई के जो एलिमेंट हैं वो बड़े हैं किससे एक्स से। वाई जो है वो बड़ा है किससे एक्स से। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई इस प्रकार है, किस प्रकार है y इज ग्रेटर देन x, जहां वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड
y बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट ए। इसी प्रकार हमें किसी भी संबंध को दर्शाने के दो तरीके हैं, एक फर्स्ट है रोस्टर रूप और सेकंड जो है वह समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पे हमारे पास तीन डेफिनेशन और हमें पढ़नी है। पहला प्रांत, दूसरी परिसर और तीसरी सहप्रांत। ये तीन डेफिनेशन हमें क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। फर्स्ट है प्रांत। फर्स्ट है प्रांत का डेफिनेशन। किसका? प्रांत का। भाई प्रांत बेसिकली होता क्या है, तो हम लिखेंगे यहां पे देखिए, समुच्चय ए के वे अवयव जो संबंध में हो। अब यहाँ पे बच्चे के कंफ्यूजन हो सकती है कि यार समुच्चय ए तो इधर भी है और समुच्चय ए तो इधर भी है, हाँ या ना। बेसिकली हमें कौन सा समुच्चय लेना है, तो प्रांत जो है वो जो है किधर से लोगे, एक्स की वैल्यूज से, यानी फर्स्ट सेट से प्रांत होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए समुच्चय ए के वे अवयव जो संबंध में है क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से क्लियर कर देता हूं। समुच्चय ए यहां भी है, समुच्चय ए यहां भी है, तो जो संबंध है वो सेट ए से ए में डिफाइन है। तो कहां से डिफाइन है, ए से, और किस में डिफाइन है, ए में। तो कहां से डिफाइन है, उस सेट को प्रांत में लेना है, अर्थात उसके एलिमेंट्स को प्रांत में लेना है। तो कहां से डिफाइन है, सेट ए से। तो उस स्थिति में जो है कौन कौन से एलिमेंट देखिए संबंध में 1 और 2, तो यहां पे यहां लिख दीजिए नीचे, यहां प्रांत लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो जो प्रांत के एलिमेंट हैं वो देखिए क्या हुए, फिर वो वे 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो समुच्चय ए के वे अवयव जो संबंध में क्या कहलाएंगे, प्रांत। तो जब संबंध स्वयं से स्वयं में परिभाषित हो तो उस स्थिति में आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यार दोनों ही सेम सेट हैं तो कौन सा ले। देन आपको याद रखना है कहां से डिफाइन है, सेट ए से। तो जो कहां से डिफाइन है उस सेट से लेना है। ठीक है, यानी फर्स्ट सेट से लेना है। ठीक है, सेकंड जो सेट होगा वो प्रांत नहीं होगा, वो परिसर और सहप्रांत के अवयवों को दर्शाता है। तो देखते हैं, अब हम डेफिनेशन देखते हैं परिसर और सहप्रांत की। तो देखिए परिसर, तो यहां पे भी हम वही लिखेंगे कि समुच्चय ए के वे अवयव जो संबंध में हैं परिसर कराते हैं। कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परिसर। तो देखिए अब हमें यहां लिख दीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए, यहां पे एक शब्द लिख लीजिए कहां से। कहां से यानी कहां से, यानी कहां से का मतलब है कौन से सेट से, और यहाँ पे किस, यहाँ पे जो परिसर हो जाएगा वो किस में परिभाषित है, उससे। तो ए से किस में परिभाषित है, ए में। तो किस में, इस सेट ए में परिभाषित है संबंध। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं जो संबंध में, कौन कौन है भैया, 2 एंड 3, 2 एंड
3। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जब आपने प्रांत लिया तो 3 को नहीं लिया, तो हमने लिखा ना डेफिनेशन में जो संबंध में है उन्हीं को हम प्रांत में लेंगे। और परिसर में भी हमने ये लिखा है कि सर आपने 1 नहीं लिया, तो 1 तो संबंध में नहीं है ना, किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो परिसर का मतलब हो गया किस में, किस सेट में, कहां से वाले समुच्चय को लेंगे, कहां से वाला समुच्चय, वाला सेट, ये उसमें से लेंगे भाई। कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, कहां से वाला सेट, तो ए से, किस में, ए में, और परिसर में लेंगे किस में वाला, क्योंकि ये जब डिफरेंट डिफरेंट होगा ना तो कंफ्यूजन नहीं होती बच्चों। और एग्जाम में स्वाभाविक सी बात है यार, कंफ्यूजन होना नॉर्मल बात है, बेसिक बेसिक चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। डिफरेंट डिफरेंट होगा नहीं होगा, सेम में हो जाता कंफ्यूजन, ठीक है। और जब आप बार बार पढ़ोगे तो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम हो सकता है। किसमें वाला सेट, ठीक है, परिसर में। सेम की स्थिति में आपको ये ज्यादा, ये इसको ध्यान रखना भाई, सेम वाली स्थिति में कंफ्यूजन होना ही है, ठीक है। या फर्स्ट सेट जो होता है उससे हम क्या लेते हैं, प्रांत, और सेकंड से क्या, परिसर। अब आगे देखिए सहप्रांत, सहप्रांत, तो यहां पे लिख दीजिए सहप्रांत का मतलब है समुच्चय ए, समुच्चय ए। अब इसमें भी समुच्चय ए, ठीक है, तो समुच्चय ए जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा वो हो गया आपका सहप्रांत हो गया यहां पे। बराबर सेट ए, और ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3। अब सेम की स्थिति में तो सहप्रांत में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कोई संबंध मेरे पास देख लीजिए, अगर मेरे पास कोई रिलेशन जो है स्टूडेंट वो इस प्रकार है कि वो सेट पी से क्यू में डिफाइन हो, सेट पी से किस में डिफाइन हो, क्यू में डिफाइन हो, तो उस स्थिति में आप जो है प्रांत जो है, प्रांत तो पी से लेंगे और परिसर यहां से लेंगे, लेकिन सहप्रांत कहां से लेंगे, देन आप उस स्थिति में सहप्रांत आपका जो होगा वो होगा सहप्रांत सेट क्यू। ठीक है, सहप्रांत क्या होगा, सेट क्यू होगा। मैं आपको फिर से लिख देता हूं, और प्रांत कहां से लेंगे, प्रांत के एलिमेंट्स कहां से लेंगे, पी में से, मैं यहां बना देता हूं, और परिसर के वो यहीं से लेंगे क्यू में से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने डिफरेंट का नहीं बताया था कि एक से दूसरे में परिभाषित, तो सेम टू सेम का तो बता दिया था। तो अब बोला सर सह प्रांत में हम इधर वाले से लें या उधर वाले से, किसी में से ले लीजिए, जो कंप्लीट सेट होगा वो क्या होगा, सह प्रांत। क्योंकि सेम की स्थिति में ए से ए में परिभाषित है, तो सेट ए जो है वो यहां से लोगे तो भी सेम रहेगा, यहां से भी सेम रहेगा, किसमें, सह प्रांत में, क्योंकि सह प्रांत में जो कंप्लीट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। अब आगे आता है, हम इस एग्जाम्पल को छोड़ेंगे नहीं भाई, इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें क्लियर करूंगा मैं इसी एग्जाम्पल से करूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी के आधार पे मैं सारे आपको बातें बताने वाला हूं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि भाई संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इनको हम मिटा रहे हैं सारी चीजों को। तो संबंध जो है कक्षा 12 में जो हम जिन संबंधों का अध्ययन करेंगे वो 3 प्रकार के संबंधों का हम लोग बेसिकली अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है समतुल्य, दूसरा है सममित, और तीसरा है जो है संक्रामक संबंध। अब सबसे मेन बात जो स्टूडेंट आती है कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि
कि हम कक्षा 12 के स्तर पर केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन करने वाले हैं जो भाई जो हैं सारे के सारे वो स्वयं से स्वयं में परिभाषित हैं। और स्वयं से स्वयं में परिभाषित होने का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे हमें यहाँ पे सेट ए दे रखा है, इसका मतलब जो संबंध है वो ए से ए में डिफाइन है। ठीक है, इसमें अब कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समतुल्य संबंध की। बड़ा इजी है स्टूडेंट, में एक ही मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं और आजीवन के लिए आपके दिमाग में बिठा देता हूं। देखिए, ये मेरा सेट ए है, इसके एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 एंड 3, और ये मेरा सेट ए ही होगा क्योंकि संबंध ए से ए में डिफाइन है, वो है 1 2 3। संबंध ए से ए में परिभाषित है, इसलिए लिख दिया यहां पे आर। अब किसी संबंध के समतुल्य होने के लिए क्या आवश्यक है? किसी संबंध के समतुल्य होने के लिए सबसे मुख्य बात है कि जो दिया गया सेट है, जो दिया गया सेट है उसमें जितने भी अवयव हैं, यानी जितने टोटल अवयव हैं, उनका खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। पहला अवयव कौन है? एक, तो एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए, तो करो एक का एक से कनेक्शन। दूसरा अवयव कौन है? दो, तो इसका भी खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, तो बना दो दो का दो से। फिर तीसरा अवयव, इसका भी खुद का खुद से होना चाहिए। यही कंडीशन है कि दिए गए समुच्चय के समस्त अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए भाई। नहीं है किसी भी एक भी अवयव का खुद से, देन वो समतुल्य नहीं है। तो लिख लीजिए भाई, ये हो गया समतुल्य। ये क्या है? समतुल्य है। ठीक, अब मैं आपके पास एक कनेक्शन बनाता हूं जो समतुल्य नहीं है, रोस्टर रूप में लिखता हूं। डायग्राम ना बना के रोस्टर में लिख देता हूं। जैसे सभी अवयवों का खुद से होना चाहिए, तो 1 का 1 से, 1 का 1 से हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट 2 है और 2 का 2 से भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 3, तो 3 का 3 से। तो ये जो संबंध है ये तो क्या है? समतुल्य। ठीक है, इसी को तो लिखा है ऐसे रोस्टर रूप में, तो ये तो है समतुल्य है। तो इसका आगे लिख देते हैं समतुल्य है। समतुल्य, ठीक है, समतुल्य लिख दिया। ठीक है, समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं एक संबंध और लिखता हूं स्टूडेंट, कि मेरे पास जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट का खुद से कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कि भाई अगर मेरा एक जो है वो 2 से कनेक्टेड हो, यानी एक का किससे हो? 2 से हो, तो मैं यहां पे लिख दूं 1,2, और एक किससे कनेक्टेड हो? 3 से। और अब कोई पूछे कि सर अब क्या होगा, समतुल्य होगा या नहीं होगा? फिर से रिपीट, समतुल्य में हमें केवल इतना चेक करना है कि दिए गए सेट के सभी अवयवों का खुद से कनेक्शन है क्या, बस इतना चेक कर लो। ज्यादा क्या है उससे हमें ताल्लुकात नहीं रखना। देखिए पहले खुद से है क्या? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अब ज्यादा हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हमें तो ये देखना है समतुल्य में कि दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों का खुद से कनेक्शन है क्या? है तो अच्छी बात, ज्यादा से है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देन ये क्या है? समतुल्य है। ये समतुल्य। अब बात आती है, एक मैं बनाता हूं आपके सामने। जैसे मैंने बना दिया 1 का 1 से, 2 का
2 से और 1 का 2 से, 2 का 3 से। अब देखिए 1 का 1 से, इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 का 1 से बना दिया, 2 का 2 से बना दिया, लेकिन 3 का 3 से कहाँ है यहाँ, क्योंकि 3 भी तो सेट ए का एलिमेंट है, उसका खुद से कनेक्शन नहीं है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, भाई ये समतुल्य नहीं है, ये क्या नहीं है, समतुल्य नहीं। कारण आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो पेयर ये 3,3 ये पेयर भी तो बनना चाहिए था, और ये संबंध में नहीं है, इस कारण नहीं है। तो हमने क्या लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 3,3 ये जो पेयर है संबंध में नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि आर से संबंधित नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए था ना भाई, ये यहां होना चाहिए था, किसके होने के लिए, समतुल्य होने के लिए, लेकिन संबंध में दिया गया ही नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन, हम इसका जो है मैथमेटिकली डेफिनेशन वो भी साथ साथ ही लिख लेते हैं। तो भाई सबसे खास बात कि दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों का खुद से कनेक्शन होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर किसी भी एक अवयव का भी छूटा तो वो समतुल्य नहीं होगा, यानी समस्त अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी अवयव का अन्य ओर से भी है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अन्य ओर से संबंध है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैथमेटिकली इसका जो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखा है वो मैं लिख देता हूं कि भाई समतुल्य का डेफिनेशन, समतुल्य संबंध का डेफिनेशन। स्टूडेंट अगर हम जो है सेट ए उसके सभी अवयवों को स्मॉल ए से दर्शाएं, और इधर जो सेट ए उसके सभी अवयवों को हम स्मॉल बी से दर्शा दें, तो देन इस स्थिति में समतुल्य का डेफिनेशन क्या होगा। इसमें हम लिखेंगे ए कॉमा ए संबंध में है, जहां स्मॉल ए संबंधित है किससे, सेट ए से। ये इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन है। क्या मतलब है कि भाई स्मॉल ए है तो हमने लिखा है ना स्मॉल ए किससे संबंधित है, सेट ए से, ठीक है, सेट ए से, और स्मॉल ए जो है वो सेट ए से संबंधित है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स को दर्शा रहा है, और ए का ए से ए कोमा ए संबंध में है, इसका मतलब है कि सभी अवयव खुद में संबंधित होने चाहिए। ठीक, कि भाई स्मॉल ए किससे संबंधित है, सेट ए से, यानी सेट ए से, ठीक, और सभी का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, वही हमने यहां लिखा है। अब नेक्स्ट जो संबंध है वो है सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध को हम लिखते हैं। तो देखिए सममित संबंध में हम लोग परिभाषित करते हैं सममित को, सममित संबंध ये, अब देखिए सेट ए के एलिमेंट 1, 2 एंड 3, और इधर 1, 2 एंड 3, ओके। सबसे मेन बात संबंध का सममित संबंध हम यहां लिख ही रहे हैं, सममित संबंध। अब सममित संबंध में देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सममित संबंध में आपको समतुल्य वाली कंडीशंस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बोला सर वो क्यों नहीं है,
उसका भी हम कारण आपको बता देंगे। जैसे आपको किसी संबंध में 1,1 दे रखा है, 2,2 दे रखा है, 1 बाई 1 क्लियर करता हूं, और 3,3 दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये पूछे कि भाई ये सममित है क्या, तो बिल्कुल समतुल्य संबंध जो है वो सममित होगा। बोला सर क्यों? क्योंकि समतुल्य सममित क्यों होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन क्यों होगा अभी नहीं बताऊंगा, 1-2 मिनट बाद में बताता हूं। अब हम यहाँ पे एक नया पेयर बनाते हैं कि मान लीजिए 1 का जो कनेक्शन है वो 2 से है, 1 का कनेक्शन 2 से है। मैंने क्या कहता है कि सममित में अभी हम समतुल्य वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहे, अभी इनको आप छोड़ दीजिए, यानी इनको क्रॉस लगा दीजिए कि भाई अभी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना ही दे रखा है, मैं अभी इसको फिनिश नहीं कर रहा। तो सबसे पहला पेयर कौन सा दे रखा है? 1,2, 1,2, यानी ये कह रहा है कि 1 का जो रिलेशन है वो 2 से भी है। 1 का 1 से तो ही, 2 का 2 से है, और 3 का 3 से। ठीक है, समतुल्य वाली कंडीशन इसमें डाल रखी है। डाल ले तो अच्छी बात है, नहीं डाले तो भी कोई बात नहीं है। हमें सममित में समतुल्य वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? इसका आपको उत्तर मिलने ही वाला है। फर्स्ट पेयर हमें देगा 1 का 2 से, तो स्टूडेंट आपको जो 1 बाई 1 पेयर चेक करने, पहला पेयर है 1,2, तो आपको इसका उल्टा देखना है। उल्टा देखना है मतलब आपको इस संबंध में ये संबंध, ये पेयर दिया होना चाहिए, सॉरी 2,1, यानी आपको 1,2 दे रखा है, देन आपको इस संबंध में इसका उल्टा 2,1 दिया हुआ होना चाहिए, तब तो ये क्या है? सममित है। ठीक है, तो 2,1 का मतलब हो गया कि 2 का संबंध किससे होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। आ गई बात समझ में? देन तो ये क्या है? सममित है। इसको कर दीजिए बंद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सममित किसी संबंध के, दिए गए संबंध के सममित होने के लिए आवश्यक बात यह है कि जो भी पेयर दे रखा है उसका उल्टा होना चाहिए। अब समतुल्य वाले को इसीलिए तो हम चेक नहीं करते यार, क्योंकि 1,1 का जो है चेक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,1 का उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा क्या होगा? 2,2 ही होगा। 3,3 का उल्टा क्या होगा? 3,3 होगा। ठीक है, इसलिए जब भी सममित की बात आए, ठीक है, इसलिए जब भी सममित की बात आए तो जितने भी समतुल्य के केस हो उनको आप लोग बिंदास होके नेग्लेक्ट कर दीजिए कि यार इनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उल्टा तो एज इट इज ही होगा, जैसा है वैसा ही होगा। आप क्या करो, नेक्स्ट जो सेट दे रखे हैं उनको 1 बाई 1 करके चेक करो कि उनके उल्टे मौजूद हैं या नहीं है। अगर उनके उल्टे मौजूद हैं तो वो सममित है। अब बालकों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी आपने समतुल्य में तो कहा था कि सेट ए के जितने भी अवयव उनका खुद का खुद से होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। तो क्या सममित में भी सेट ए के सभी अवयवों का उल्टा होना आवश्यक है? देखिए यहां पे ये बात नहीं है, यहां पे बात ये है कि संबंध में जो आपको दे रखा है, जो पेयर संबंध में आपको दे रखा है उसका उल्टा होना आवश्यक है। ठीक है, तो संबंध में तो हमें एक ही पेयर दे रखा है, तो इस एक का ही संबंध में उल्टा होना आवश्यक है, बाकी का उल्टा होना आवश्यक नहीं है। एक और बनाते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है भाई, दूसरी बात बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें समतुल्य वाले भी होने आवश्यक है। अरे बोल तो दिया समतुल्य को तो चीरा मारो, चीरा मारो मतलब उन्हें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सममित में जो है समतुल्य वाले नहीं दे रखे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने देखा 1,3 हमें दे दिया, ठीक है, और 3,1 दे दिया, दूसरा दे दिया 2,1। अब हमें कह रहा है चेक करो कि ये जो है सममित है या नहीं है। तो देखिए 1 का 3 से कनेक्शन है, यानी इसने 1 का किससे बना दिया? 3 से कनेक्शन बना दिया। तो इसका बेस्ट पेयर जो हमारे पास आया 1,3, तो इसका उल्टा देखो 3,1 है। ओके, मतलब इस पेयर का उल्टा इसमें विद्यमान है, तो यहां तक तो हो गया ये सममित में। फिर आगे देखो 2,1, इसका भी उल्टा विद्यमान है? नहीं है।
यानी संबंध में हमें 1,2 ये जो है दे नहीं रखा, 1,2 नहीं दे रखा, इसलिए ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो नहीं, इसलिए दिया गया संबंध कैसा नहीं है, सममित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें जितने भी पेयर्स दे रखे हों उन सभी का उल्टा होना आवश्यक है। और लेता हूं एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा कहे सर 1,1 2,2 3,3, ठीक है भाई। अब कोई बच्चा कहे सर ये बताओ, हम बेसिकली ये समतुल्य है, या इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं और ज्यादा बढ़िया रह जाए, ताकि ठीक है भाई। बोले सर अब ये बताओ सममित है या नहीं है। बिल्कुल भैया सममित है, क्योंकि 1,1 का जो है उल्टा 1,1 ही होना है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होना है, तो ये सममित है। मित है। अब कोई बच्चा बोले गुरुजी ये समतुल्य है या नहीं है। कैसे भैया समतुल्य, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3,3 का पेयर नहीं बन रहा। तो लिख दीजिए 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। अब यहां पे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकल के आता है कि सममित संबंध जो है उसका समतुल्य होना आवश्यक नहीं है, सममित संबंध का समतुल्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो समतुल्य होगा वो सममित होगा। बोला सर हम नहीं समझे, समझ जाएंगे, हम एक संबंध लिखते हैं यहां आर, अब इस संबंध को चेक करो कि ये सममित है या नहीं। तो सममित है, कारण कि भाई ये 3 समतुल्य वाले हैं, इनको तो चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका उल्टा तो वही होना है। 2,3 इसका उल्टा है क्या, 3,2, यानी ये सममित है। क्या है, सममित है। अब ये भी चेक करो ये समतुल्य है क्या, बिल्कुल ये समतुल्य है, बिल्कुल ये समतुल्य है, बिल्कुल ये समतुल्य संबंध भी है, समतुल्य संबंध भी है। तो स्टूडेंट जो भी समतुल्य संबंध होते हैं, जो भी समतुल्य संबंध होते हैं, ठीक है। अब ये समतुल्य है, अब इसको मैंने ज्यादा लंबा कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं यार, और छोटा करता हूं इसको, मैं समझाना चाहता था जो बात नहीं समझा पाया, चलो इतना ही है। अब ये समतुल्य हाँ है ना, बिल्कुल समतुल्य। अब चेक करो कि सममित है क्या, तो ये सममित भी है, ये समतुल्य है। बोलो सर सममित, बिल्कुल सममित है, सममित है। अब बच्चा कहेगा सर इसको समतुल्य में काउंट करें या सममित में काउंट करें, ठीक है। तो बेसिकली आपको परीक्षा में इसको समतुल्य में काउंट करना है, सममित में नहीं काउंट करना है, क्योंकि प्रत्येक का उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा तो हो रहा है, लेकिन सममित से पहले ये समतुल्य है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं जितने भी समतुल्य संबंध होते हैं वो सममित होते हैं, ठीक है। लेकिन सममित जो संबंध है, जैसे इस स्थिति में, तो ये आवश्यक नहीं समतुल्य हो, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक पेयर छूट रहा है, यहाँ पे तीनों दे दिए ना, तो अब ये पूछ रहा है समतुल्य है या सममित, तो समतुल्य भी है और सममित भी है, ये क्लियर आपको, ठीक। अब इसको जैसे मैंने ये नीचे लिख रखा, अब इसके बारे में पूछे कि भाई ये बताओ ये क्या है, तो भैया ये तीनों पेयर्स बन रहे हैं, तो ये समतुल्य और सममित दोनों है, तो ये समतुल्य भी है, ले है।
और सममित भी है, लेकिन ये समतुल्य नहीं है। ये सममित है और क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, ये सममित है। तो अब सममित की डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई सममित में आपको समतुल्य वाले केसेस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सममित में आपको कौन से केस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, समतुल्य वाले केस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सममित में आप सिर्फ और सिर्फ जो पेयर दे रखे हैं उनका उल्टा चेक करोगे। ठीक है, कि उल्टा विद्यमान है। अब बच्चों की ये भी कंफ्यूजन रहती है कि समतुल्य में तो सेट ए के सभी एलिमेंट का खुद से कनेक्शन होना अनिवार्य है, यहाँ पे भी सभी का उल्टा होना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल। आप एक बात स्पेशल ध्यान रखें कि सेट में जो दे रखा है समतुल्य के अलावा एलिमेंट, उसका उल्टा होना आवश्यक है, न कि यहाँ पे सेट ए में दिए गए सभी का। आपको संबंध से चेक करना है कि संबंध में जो दे रखा, जो संबंध में है जो संबंध में है उनका उल्टा होना आवश्यक है। ठीक है भाई, यानी संबंध में होगा तो किस में होगा, यहाँ दिया गया हो ना रोस्टर रूप में, उनका उल्टा। जैसे 1 3, इसका 3 1, 2 1, तो इसका 1 2 होना चाहिए था, जो नहीं है। ठीक, अब बात आती है संक्रामक संबंध की। किसकी? संक्रामक संबंध की। कि भाई संक्रामक जो संबंध है उसका क्या होना है, संक्रामक संबंध। अब इसकी मैं मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है समतुल्य संबंध की वो भी लिख देता हूं। सॉरी, समतुल्य की तो हो ही गई थी ना, सममित की। सममित संबंध की, इसका जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो है, यदि a, b बिलोंग्स टू r, यानी a, b किस में हो, संबंध में हो, देन हमारे पास क्या है, b, a भी संबंध में होने चाहिए। और जहां पर जो है a बिलोंग्स टू सेट a, हमने सेट a तो मान रखा है, एंड b ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट a, ये डेफिनेशन होता है। आपको पता ही है कि यदि a व b किसमें संबंध में, और a किससे संबंधित है, सेट a से, और b किससे संबंधित है, वो भी सेट a से ही संबंधित है, कारण कि संबंध a से a में परिभाषित है, तब इसका a, b का उल्टा भी होना चाहिए, अर्थात b, a भी संबंध में होना चाहिए स्टूडेंट। और जो a है वो हमने यहां से लिया है इस सेट से, और जो स्मॉल b है वो इस सेट से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में बताया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो कहां से परिभाषित है, उससे, और सेकंड जो एलिमेंट है वो जिसमें परिभाषित है उस सेट से लेंगे। ठीक है भाई, अब आगे हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। किसकी? संक्रामक संबंध की। तो देखिए स्टूडेंट, पढ़ा दीजिए इसको। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में आपको क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक संबंध जो है वो लिखता हूं रोस्टर रूप में। जैसे मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3, और फर्स्ट मैंने लिखा 1 2। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन संक्रामक संबंध को चेक करने का, फर्स्ट कि आपको जितने भी समतुल्य वाले केस हैं उनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। तो फर्स्ट मैंने समतुल्य के जो मेरे को केस दिए गए इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात जो भी पेयर बचे उनको 1 बाई 1 चेक कीजिए। हमारे पास यहाँ पे एक ही पेयर है, क्या है, 1 2 1 2। तो आपको ये देखना है जो इग्नोर कर दिए उनके अलावा, कि भाई
टू से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? बोला सर कोई नहीं है। तो नहीं है तो इसको आपको ओके करना है, जो इग्नोर कर दिया उनके अलावा। और ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि टू से स्टार्ट होने वाला और कोई आगे कोई केस है? बोले है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसको आपको ओके करना है, ओके करना है। ठीक है, देन इस स्थिति में ये हो गया संक्रामक। है। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, टू से स्टार्ट होने वाला तो ये है ही। हाँ ये ना, चलो बेटा फिर ले लो, ले लो, हम ट्रिक्स बता रहे हैं लेकिन हम आपको डिटेल से बताएं तो टू से स्टार्ट होने वाला चेक करो। तो टू से स्टार्ट होने वाला टू टू है, ठीक है, टू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? टू टू। देन आप देखिए ये जो इन दोनों में ये जो यहां से ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनको कनेक्ट कर लो, यानी टू से पे फिनिश हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, तो नया पेयर आपको इस प्रकार बनाना है 1,2। ठीक है, 1,2, तो नया जो पेयर बनेगा 1,2 वो है ना इसमें, कहां क्या दिक्कत है? ठीक है, यही समतुल्य का डेफिनेशन होता है। ठीक, लेकिन हम अभी यहाँ पे आपको स्टार्ट में इसको नहीं समझाना चाहते वरना आपकी कंफ्यूजन होगी। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, जो भी समतुल्य वाले केस हैं उनको इग्नोर कर दो, फिर 1 बाई 1 करके जो शेष पेयर है उनको चेक करो। यहाँ पे तो एक ही पेयर है 1 2, तो आप ये देखो ये पेयर किस पे फिनिश हो रहा है? 2 पे। तो आप ये चेक करो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? बोला सर नहीं है, क्योंकि जो एक था उसको तो आपने काट दिया। बोलो सर अगर नहीं काटते तो क्या होता? नहीं काटते तो बेटा आगे लिख लो। ठीक है, फिर आप ये देखो कि 2 पे फिनिश 2 से स्टार्ट, तो इनका लिंक हो गया, तो नया पेयर बनेगा 1 2, वो इस सेट में है, बिल्कुल है, तो ये क्या है? संक्रामक है। ऐसा ही करना है। अब आपके साथ समझ में आ ही जाएगा। मैं नए पेयर्स बनाता हूं, तो बोला सर बनाओ। 1 का 3 से और 2 का 3 से। कोई आपको पूछे कि भाई बताओ ये संक्रामक है या नहीं, तो आप सबसे पहले चेक करो इसमें समतुल्य का तो कुछ है ही नहीं। तो 1 3 3 पे फिनिश हो रहा है, आपको 3 से स्टार्ट होने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आप इसको करो ओके, देन अगले पेयर पे जाओ 2 3 2 3, तो आपको 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है? बोला नहीं दिख रहा सर। देन इसको भी आप ओके करो, देन इसको आप क्या करो? ओके करो। तो ये संक्रामक का केस है भाई। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट तो कि भाई अगर कोई स्टार्टअप ही नहीं होता देन उसको किस में काउंट करना है? संक्रामक में। अब मैं कुछ केसेस बनाता हूं, जैसे मेरे पास फर्स्ट है 1 का 3 से, और 3 का संबंध है मेरे पास 2 से। ठीक है, अब और एक बना देता हूं मैं 1,2, और मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये संक्रामक है या नहीं है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। क्या पूछे कि फर्स्ट पेयर जो हमारा वो 3 पे फिनिश हो रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पेयर है 1,3 ये हो रहा 3 पे फिनिश। हमें ये चेक करना है 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर ढूंढो, जितने भी हैं सभी को चेक करना है। बोला सर एक है 3,2, तो उसको लिख लो बगल में। अब ये जो पोर्शन है कॉमन इसको हटा दो और नया पेयर बनाओ 1 2, और चेक करो कि संबंध में 1 2 है? बिल्कुल है। ठीक है, तो भाई इसके लिए चेक हो गया। ठीक है, ये 3 पे फिनिश हो रहा था, 3 से स्टार्ट होने वाला है। अब इस पे आओ, अब इस पे आओ, ये किस पे फिनिश हो रहा है? 2 पे। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको कर दो ओके। फिर इस पे आओ, ये किस पे फिनिश हो रहा है? 2 पे। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है,
इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है। आपको प्रत्येक पेयर को चेक करना है। पहले हमने इस पेयर को चेक करा कि ये 3 पे फिनिश हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये था, तो नया पेयर 1 2 बन रहा है जो इसमें है। फिर इस पेयर को भी चेक करो कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और भी है क्या, नहीं है, तो ये ओके। फिर इसको 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, ओके। अब मैं आपके सामने एक संबंध और लिखता हूं, 1 3 3 2 1 2 3 1। और हम ये चेक करते हैं कि भाई देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। तो फर्स्ट पेयर 1 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 3 पे फिनिश होने वाला, तो ये 3 पे फिनिश होने वाला है, ये 3 पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1 3, ये 3 पे फिनिश होने वाला पेयर है, ठीक। तो यहां अलग से लिख के बता देता हूं, ये 1 3, ये 3 पे फिनिश हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। नया पेयर बनना चाहिए 1 2, देखो संबंध में क्या है। अब फर्स्ट पेयर 1 3 है, तो 1 3 और चेक करो, इसके अलावा कोई 3 से स्टार्ट होने वाला और है क्या, बिल्कुल है, 3 1 है। सभी के लिए चेक करना है, जितने भी 3 पे फिनिश हो, 3 से स्टार्ट हो। तो इसका इसके साथ तो चेक कर लिया, अब इसका इसके साथ भी चेक करो। तो नया पेयर क्या बनेगा भाई, 1 1। देखो संबंध में है क्या, नहीं है, तो यहां पे लिखो 1 3 जो है संबंध में है, ठीक है। 3 1 क्या है, संबंध में है। लेकिन 1 1 संबंध में नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हुआ भाई, संक्रामक नहीं हुआ। बोलो सर प्रत्येक के लिए चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल। पहले 1 3 पे फिनिश हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है, इसके साथ चेक करो। फिर और जो भी 3 से स्टार्ट होने वाला है उनका इसके साथ चेक करो, ठीक है। अब ये यहीं पे फेल हो गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोला सर संक्रामक में क्या होगा, तो आपको फर्स्ट में बताया कि संक्रामक में आपको क्या करना है, फर्स्ट समतुल्य के केस तो चेक ही नहीं करने, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि भाई किसके चेक नहीं करने, समतुल्य के चेक नहीं करने, ठीक। उसके बाद में हमारे पास ये एक ही बचा था पेयर, इसको हमने चेक किया कि भाई ये 2 पे फिनिश हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, देन हमने इसको क्या कर दिया था, ओके कर दिया था। फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ये लिए हैं। अब हम इसका लिख लेते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो यही मेंशन कर देते हैं, यदि a, b बिलोंग्स टू क्या हो, आर हो, अर्थात a, b संबंध में है, और b, c ये भी किस में हो, संबंध में हो, जहां पर जो है a, b, c ये किससे संबंधित है, सेट ए से संबंधित है। सेट ए से संबंधित क्यों है, क्योंकि जो हमारा संबंध है वो ए से ए में परिभाषित है। देन हमारे पास होना क्या चाहिए, देन हमारे पास ए, सी ये भी किस में होने चाहिए, संबंध में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या है, संक्रामक है, संबंध है। मके संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगर ऐसा नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है। अब एक छोटी सी बात हम और लिख देते हैं कि यहां पे कि अगर कोई संबंध समतुल्य संबंध हो, कैसा संबंध हो, समतुल्य, दूसरा वो
सममित संबंध हो, तीसरा वो संक्रामक संबंध हो, ठीक है। अगर कोई संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध हो, देन उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे। देन उसको हम क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी किसी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए क्या हो सके कि वो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम बची भी है तो कल का जो हमारा बेसिक होगा उसमें आपके लिए मैं 5-10 एग्जाम्पल लेके आता हूं, ठीक है। और उनसे हम ये सिद्ध करते हैं कि दिया गया संबंध समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी चीज़ों को समझिए, और जो हम एग्जाम्पल और लेंगे उनसे कल वाले जो हमारा लेक्चर होना है उसमें क्लियर हो जाएगी। आप निसंकोच रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगी। तो धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।